आपको जैसे कि पार्ट 1 हमने देखा था शाम एक किसान। पहले पैराग्राफ में हमने क्या जाना था कल? रीड किया है किसी ने? पहले पैराग्राफ में क्या था? आकाश का साफा बहन के बाद के कौन बैठा है? किसान। ठीक है। और सूरज की चिलम खींचता है कौन? मिट्टी। चिलम कौन खींच रहा है? वापस से सुनो, एक ही जन ने सही बताया, सबका गलत जा रहा है। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस बार ध्यान से सुनिए, ठीक है? पहला है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है एक पहाड़। अब एक पहाड़ है, वो पहाड़ ये सारे कृत्य कर रहा है। कौन कौन सा? आकाश, जैसे उसने आसमान को साफे के रूप में बांध रखा है, किसान का रूप भी उसने ले रखा है, और चिलम की जो खींच रहा है, जो धूप की चिलम वो खींच रहा है। यानी पहाड़ कपड़े पहनता है? नहीं, पूरा खुला ही ना होता है। अब पहाड़ पे जो धूप पड़ती है तो धूप कैसी होगी? डायरेक्ट सीधी की सीधी उस पर पड़ती है। ऐसा है कि धूप उसे नहीं छूती है या ऐसी कोई बात होती है? नहीं ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लेखक ने दर्शाया है कि सर्वेश दयाल जी वो ये कह रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में लेखक ने या कवि ने पहाड़ को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है कि जो आकाश के रूप में एक साफा अपने सर पर बांधे हुए हैं, और वो सूरज की जो उष्णता आ रही है उसको वो चिलम बना के पी भी रहा है। और दूसरा कि बैठा है एक पहाड़। अब ये बैठा है तो बैठा वो पहाड़ी है, पहाड़ अर्थात लेखक ने अपनी छवि को पहाड़ के रूप में प्रस्तुत करते हुए उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया है कि अगर पहाड़ को साफा पहना दिया जाए और उसे मतलब एक चिलम जिस हिसाब से यहाँ पे लेखक ने हमें दर्शाया है, तो कुछ आपके इस चित्र के भांति आपको नज़र आएगा, है ना? अब इसमें देखो, ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ में किसान बने कि किसान में पहाड़ बना है। कैसा लग रहा है वो देखने में? लेकिन चूंकि यहाँ पे दिख क्या रहा है, लेखक जो कह रहा है कि पहाड़ में किसान बना हुआ है, तो यहाँ पर ये छवि उन्होंने उस पहाड़ को दी है। पहले लाइन क्लियर हुई आप सभी को? कोई डाउट है? इसके बाद है घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी। अर्थात घुटनों पर यानी घुटनों तक उसके नदी की चादर या नदी का जो बहाव है वो उसके घुटनों तक बह रहा है। अब पहाड़ के ऊपर तक तो कोई नदी आज तक नहीं बही, है ना? जब पहाड़ की जो चोटी होती है, जैसे अब ये पहाड़ है, पहाड़ की चोटी तक कभी नदी बही है? इस पे नदी बहती है कभी? की नदी यहाँ बहती है, यही है ना नदी? और जब हम किसी चीज़ में उसको देखते हैं तो हमें खूबसूरत लगती है ना? तो इसी चीज़ को यहाँ पे लेखक ने भी दर्शाया है कि पहाड़ के पास घुटनों तक, पहाड़ का घुटना यही ना आएगा, तो जो उसका घुटना है उसके घुटने तक वो नदी बह रही है। और नदी उसे क्या दे रही है? नदी उसे शीतलता देती है, और शीतलता को सुगंधित कौन करता है? पलाश का पौधा क्या होता है? पलाश का पौधा करेक्ट, सही, एकदम सही। पलाश का पौधा जो ये हमेशा लाल फूल देता है वो उसे और आनंदित करता है जो उसके आसपास क्यारियों में खिला हुआ है। आज मैंने क्यारियाँ नीचे बनाई हैं जिससे नदी के साथ वो साइड में दिखाई दे, तालाब के साथ। आज थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पलाश का जो पौधा है जो उसे और सुगंधित करता है, यानी पहाड़ की थकावट को कहीं ना कहीं वो शांत करता है। जब हम भी कहीं से थके हारे जब आते हैं और सिर्फ पैर हमने धोया हो तो ऐसा लगता है कि पूरी थकावट निकल गई। पानी जो होता है, पानी की जो शीतलता होती है वो हमारे दर्द और तकलीफ को क्या करती है? अपने में खींच लेती है। जब आप किसी नदी में, नहर में या माता जी में, गंगा जी में कोई भी जाता होगा, सरयू जी में जाते हो, नहाने जाता है तो पहले स्टार्टिंग में ठंडियों में खूब ठंडी लगती है, लेकिन जब आप बाहर आ जाते हो तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ आना चाहिए, अच्छी जगह है। क्यों? क्योंकि मन को शीतलता देता है और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें आज मिल गई। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों पहाड़ के लिए भी है कि पहाड़ को जब नदियों के द्वारा शीतलता मिलती है तो उसकी जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है और शीतलता में वो आनंदित हो जाता है। और आनंदित होने के साथ उसे सुगंधित कौन करता है? पलाश के वो फूल जो हमेशा लाल के रंग में ही खिलते हैं,
और वो देखने में भी सुंदर लगते हैं और मन को यानी हृदय को आनंदित करते हैं। ठीक है। फिर है अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अर्थात अब अंधकार क्या कर रहा है, जैसे सूरज की किरणें उसे प्रभावित करती हैं, उसे चिलम की भांति उष्णता प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार से अब जब सूरज ढलने को है, जब सभी चरवाहे अपने भेड़ों को समेट कर इकट्ठा करके उन्हें लेके जा रहे हैं, उस दौरान अब वो अंधकार हमें ये कहता है कि चल अब उठ और अब तुझे आराम मिले या अब तुम्हें और शीतलता मिलेगी कि अब शाम का वक्त हो गया है, अंधकार होने को, अब मैं जा रहा हूँ। अब ये चीज़ें किसने कही है? लेखक ने इस चीज़ को यहाँ दर्शाते हुए कहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने पहाड़ की छवि को अपने द्वारा प्रस्तुत किया। ठीक है। पहाड़ की छवि को एक किसान के रूप में उन्होंने हमारे सामने रखा। अब वो सामने रखने के बाद यहाँ पे लेखक ने अंत में ये भी दर्शाया है कि जो उष्णता या धूप, जब सूर्य की किरणें अगर हमें उष्णता दे सकती हैं, तो वही सूर्य की किरणें हमें शीतलता भी देती हैं। जब मध्यांतर में 4 से 5 के बीच के जो वक्त होता है, उस समय में कितनी भी गर्मी हो, लेकिन तब मौसम क्या होता है, धीरे धीरे बच्चों ठंडा होने लगता है, ठंडा होता है ना, और ठंडा होने के साथ वो क्या करता है, वो हमें शीतलता देता है। तो अब सूर्य कह रहा है कि अब तू ठहर जा, अब अंधकार होने को है। भेड़ें और चरवाहों, भेड़ें क्या कर रही हैं, भेड़ों को इकट्ठा करके झुंड बना के, जिस हिसाब से मैंने कल आवाज़ें निकाली थी समझ में आ गया। आवाज़ें क्या थी याद नहीं है, किसी को याद है भेड़ों को कैसे इकट्ठा करके भेज दिया जाता है? कुछ भी बोलो। अगर सामने आएगा तो क्या करोगे? आओ चिल्लाओगी? ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। किसी ढंग से तो उसको हट हट या कुछ भी ऐसा तो बोलोगे ना, इकट्ठा करने के लिए या साइड करने के लिए। सपोज साइकिल चला के ले जा रहे हो, सामने भेड़ आ गए तो क्या चला दोगे? तो बोलो ना भाई, क्या करोगे? हट करोगे या उसको छू लोगे? तो छूने से क्या होता है, वो तो खुद ही हमसे डरता है और वो डर के क्या होगा, साइड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बोलिए, मुस्कुराइए नहीं। फिर यहाँ पे अब लेखक उसी चीज़ को दर्शा रहे हैं कवि हमारे, कि जब शाम मध्य रात अब होने को आती है, तब जो जहाँ पर भी है वो घर की तरफ लौटता है। और यहाँ पे पहाड़ तो कहीं जा नहीं सकता, पहाड़ तो जहाँ है वो बेचारा वहीं रहेगा, लेकिन उसे शीतलता तो मिलनी चाहिए। तो शीतलता के लिए यहाँ पे सूरज की किरणें उसे ये कहती हैं कि अब ठहर जा, अंधकार होने को है और अब तुम्हें शीतलता प्राप्त हो जाएगी। जिससे अब देखो सारे चरवाहे भेड़ों को लेके जा रहे हैं। जैसे भेड़ चरवाहे अपने घरों में जाकर अपने आप को आनंदित या थकावट को दूर करता हुआ पाते हैं, ठीक ऐसे ही पूरे दिन में धूप में जब वो जलता है पहाड़, जब वो तपता रहता है धूप की किरणों से, और जब धूप की किरणें पत्थरों पर जब पड़ती हैं तो वो और तीव्रता से उग्र हो जाते हैं, यानी बहुत गर्म हो जाते हैं। इसीलिए उसे चिलम का रूप यहाँ पर लेखक ने या कवि ने हमारे दिया है। सबको पहला पैराग्राफ अब एकदम क्लियर हो गया है। बीच में कुछ पूछा जाएगा बच्चों तो वो एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। आज जैसे आप अटके हो नेक्स्ट टाइम नहीं अटका, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अर्थात जिस एक प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पे कवि ने एक निर्जीव वस्तु के द्वारा अपनी मनों की दशा को या अपने मनों की स्मृतियों के द्वारा जो चित्र को, यानी इस चित्र को जो उन्होंने तैयार किया है कि जहाँ एक पहाड़ को उन्होंने किसान बनाया, किसान बनाने के साथ उसके पास से नदी भी बहाई, नदी बहाने के बाद उस किसान के सर पे साफा भी बांधा है। साफा किसका है? आकाश का। तो उस साफे के बाद अभी ये उनकी कल्पना रचती ही है। ये सारी कल्पना को जैसे भी हमने देखा, ये कवि की क्या है, ये सारी उनकी कल्पना है। लेकिन तभी इसी के बीच में अचानक से कौन बोला? मोर। हाँ, अब अचानक से बोला मोर। मोर तो सभी जानते हैं हमारा राष्ट्र पक्षी क्या है? करेक्ट। तो यहाँ पे जब अचानक से मोर बोलने के साथ क्या होता है, अचानक से वो कवि मतलब ऐसा लगता है कि किसी नींद में थे और अचानक से जाग जाते हैं, और जागने के पश्चात ही वो क्या करते हैं कि उठ जाते हैं और उठ के चारों तरफ देखने लगते हैं। देखने के पश्चात जैसे किसी ने आवाज़ दी, अब जैसे उसे ऐसा लगता है लेखक को कि जैसे किसी ने उसे आवाज़ देकर उठा दिया हो। कितनी अच्छी कल्पना थी मेरी, कितने अच्छे पहाड़ों को मैंने किसान का रूप दिया था। एक शाम का अंधकार छाने को था, भेड़े सब चरवाए लेके जा रहे थे,
और अचानक से मोर ने बोल दिया। अब बोलने के साथ ये एक आह्वान था, एक कहने का तात्पर्य था कि जिस कवि की कल्पना में वो अब तक डूबे हुए थे, अचानक से मोर की आवाज़ ने उन्हें जगा दिया। अर्थात एक आहट, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक देता है तो हम कुछ भी कर रहे हैं, अचानक से हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा हाँ किसी ने आवाज़ दरवाजे पे दस्तक दी है। ठीक ऐसे ही सपनों में खोए या कल्पनाओं में अपने डूबे उस कवि को मोर की आवाज़ ने क्या किया है, जगा दिया है। और जगाने के साथ ऐसा जाग पड़ता है कि जैसे उन्हें किसी ने आवाज़ दी है कि सुनते हो, क्या कहा है, सुनते हो। अर्थात हम जब किसी को आवाज़ देते हैं या जो हमारा करीबी होता है तो हम उसे बहुत प्रेम के साथ आवाज़ देते हैं ना, ठीक उसी चीज़ को यहाँ पे लेखक ने कविता के माध्यम से दर्शाया है। अगर जो कवि एक निर्जीव वस्तु में इतनी सारी चीज़ों को सम्मिलित कर सकता है तो इन चीज़ों में आगे उसमें और भी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए उनको वक्त लगेगा नहीं। तो अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी कल्पना है या सच में इन्होंने सजीव वर्णन किया है उसका। आगे देखते हैं कि सुनते हो चिलम अवधि धुआं उठा। अर्थात जैसे कोई नींद में जाग गया हो और जो चिलम का धुआं था वो बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल गया। मतलब कि कोई चिलम पी रहा था और चिलम पीते पीते उसने ये स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने के पश्चात वो पहाड़ों को, जो भी रूप हमने देखा, जो भी हमने पहाड़ों के बारे में जाना, वो कहीं ना कहीं कवि की कल्पना थी। अचानक से उनका वो चिलम पर गिर जाता है और गिरने के साथ उसमें से क्या होता है, धुआं उठने लगता है। और धुआं उठने के साथ ही एक चारों तरफ एक धुंधली सी, जैसे जब धुआं होता है तो कैसे धुंधला, सामने का कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है, ठीक ऐसी ही कल्पना वहाँ पर प्रस्तुत हो जाती है। अब चिलम अवधि, यानी चिलम अवधि का मतलब होता है चिलम गिर गई, अवधि का अर्थ होता है, इसको आप लोग नोट डाउन करो। अब सेकेंड पैराग्राफ का जो हमारा शब्दार्थ है उसे आप लोग देख लेंगे तो आपके लोग अच्छी जाएगी। कल हमने दहक तक आप लोगों को लिखवा दिया था, हो गया था ना कल। अब दहक के बाद पलाश भी हो चुका है, अंगीठी भी हो चुका था। अब सेकेंड पैराग्राफ में हमारा है खाली अवधि और धुआं। अवधि का क्या होता है, पहले अवधि लिखो। मात्रा बच्चों ध्यान से, अगर दिखना चाहती तो आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। अवधि, अवधि का अर्थ होता है सुलगना। धुआं जब गिर जाता है तो वो सुलगता है ना, तभी ना चारों तरफ धुआं इकट्ठा हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो यहाँ हो जाएगा सुलगना, सुलगना, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आता है धुआं। अब धुआं को हम क्या नाम देंगे, धुआं को एक अर्थ ये दिया जा सकता है जो आपके साइंस के बुक में भी लगभग देखने को मिल ही जाता है। धुआं को मैं यहाँ पे अर्थ ये दूंगी कि वाष्प से जो बनी ऊर्जा होती है या उष्णता होती है जब वो ऊपर की तरफ आती है, तो मैंने यहाँ पे आपको अर्थ दिया है भाप से निकलती गर्म वाष्प, ठीक है, भाप से निकलती भाप से निकलती गर्म वाष्प। इसको क्यों ऐसे कहा जा रहा है, क्योंकि जब वो चिलम गिर जाता है तो जो चिलम के अंदर होता है, जो चिलम में डाल के खींच को किया जाता है, वो गिरने के पश्चात क्या होता है कि ज़मीन में पड़ते ही वो धुएं का रूप ले लेता है। अब उसी से चीज़ें वो धुआं सुलग कर इकट्ठा होकर ऊपर की तरफ आता है। तो इसमें धुएं को आप कैसे अर्थ दोगे, तो यहाँ पे इसमें मैंने धुएं को यह दिया है कि भाप से निकलती हुई गर्म वाष्प। तो गर्म वाष्प में एक भाप होता है जो लगभग हम गैस पे जब कोई चीज़ गर्म करते हैं तो वहाँ एक भाप मिलती है, और अगर चिलम के गिर कर धुआं इकट्ठी हुई है तभी वो भाप उष्णता तो मिली है ना, उसे उष्णता ही पाके ना वो धुआं ऊपर की तरफ आता है। तो ये आपका शब्दार्थ कल जो लिखा था और अभी के ये दो,
तो ये कविता है, कविता में ज़्यादा इसमें आपको ये नहीं है, शब्दार्थ और नहीं है। अगर आपको अदर में कुछ पूरे कविता में देख लीजिए, उसमें अगर कोई शब्द ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, उसका अर्थ आप जानना चाहते हो तो आप पूछिए, मैं आपको बता देती हूँ। गले से यानी समूह, ये भी मैंने लिखवाया था। हाँ, गली लिखवाया है समूह वाला, उसको नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन करने के बाद कि सेकंड वाला एक बार वापस से सुन लीजिए कि आपको उसमें डाउट नहीं रहे, क्योंकि कल हमने फर्स्ट देखा था, उसके बाद भी बच्चों में डाउट्स थे। सेकंड वाले में है कि प्रस्तुत कविता के द्वारा लेखक ने कवि के चारों तरफ छाई हुई जो शांति है उसको किसने तोड़ा है, क्योंकि वो तो कल ही अपनी कल्पना में जी रहे थे। कल्पना के आधार पर उन्होंने एक जीवंत पहाड़ को एक जीवंत रूप दिया, तो उन्हें कौन जगाता? करेक्ट। इसके बाद मोर कहता है या कोई अचानक से पुकारता है, तो उसने पुकारने में किस लहजे का इस्तेमाल किया है? क्या कहता है? करेक्ट। अब इसके बाद फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, यानी अब तक जो कवि की कल्पना थी, जो उन्होंने देखा था, अचानक से वो अब कल्पना से वो बाहर आके क्या हो गया, घटना में तब्दील हो गया। ऐसे लगा कि ये कोई घटना घट गई, क्योंकि अचानक से किसने आवाज़ दी थी? मोर ने। मोर के जगा देने पर, अर्थात मोर ने उन्हें क्या किया था? उस कल्पना से जगा दिया था, कल्पना से आहट दी कि अब तुम मुझसे बाहर आओ। और जगाने के पश्चात ही क्या होता है, अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये कल्पना नहीं थी, ये कोई सच घटना थी जो घट चुकी है। और घटने के पश्चात क्या होता है, जो वो जलती हुई आग में, जैसे कोई सूरज की जो चिलम होती है या सूरज का जो चिलम, जो वाष्पता उन्होंने बताई थी, हमने पहले पैराग्राफ में देखा था, वो कहीं गिर गई और गिरने के पश्चात क्या हो गया, उसमें आग लग गई। अब आग लगने के पश्चात धुआं। तो मैंने आपको उस रूप में, उसी चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे इस रूप में सिखाया, बताया है कि हमने कवि की जो कल्पना थी, अचानक उसमें से उन्हें मोर ने जगा दिया। और मोर के जगाने के पश्चात ही वो क्या होते हैं कि वो सपने से बाहर आते हैं, और सपने से बाहर आने के उनके हाथ में जो चिलम होती है, अब हाथ के चिलम का अर्थ आप क्या समझोगे? एक वो हो सकता है, और बच्चों बताओ। कल्पना के आधार पे अगर ये कविता बन सकती है, तो कल्पना के आधार पे क्या इसे रूप में नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है, दिया जा सकता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ये कह रही हूँ कि कवि के हाथ से वो चिलम छूट जाती है, गिर जाती है, तो वो चिलम का गिरना या सूर्य भगवान का गर्मी से, व्याकुलता से किसी को गिरा देना, दोनों ही अलग नहीं बल्कि एक रूप हो, है ना। तो ये एक रूप होने के पश्चात हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि वो उष्णता पाने के पश्चात कवि के हाथों से वो चिलम छूट के गिर जाती है। अब अगर एक छोटी सी चिंगारी है और खूब तेज़ धूप हुई है, तो वहाँ आग लग सकती है कि नहीं? अक्सर हम गर्मियों में देखते हैं ना, खेतों में भी अगर जब हम गेहूं की फसल काट लेते हैं, उसके बाद भी उसमें आग लगाई जाती है। वो क्यों लगाई जाती है? न्यू फसल के लिए होती है। दूसरा, अगर वो ऐसी सूखी हुई घास होती है कि सूखी घास में एक अगर माचिस का बुझा हुआ तीली भी आपने डाला ना, तो उसको खींच लेता है अपनी तरफ, क्योंकि सूखी चीज़ देखोगे आप कभी भी बहुत तेज़ी से जलती है। गीली चीज़ों में धूप मतलब धुआं बहुत उठता है, और वो क्या करता है, धुएं से हमें तकलीफ होती है। लेकिन सूखी जगहों पर जब आप देखोगे तो आग बहुत जल्दी लगती है, बहुत जल्दी उसमें आग दिखने लगती है। तो आग दिखने के पश्चात क्या होता है कि दिखने के पश्चात वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती है। अब यहाँ पर भी जब चिलम उनके हाथ से गिरी, तो गिरने के पश्चात वाष्प के नाते उसमें धुआं उठा, क्योंकि वो ऑलरेडी सुलग रही थी ना, और सुलगने के पश्चात जब उससे धुआं उठता है तो वो धुएं का रूप ले लेता है। लेकिन यहाँ पे लेखक ने उसे आग की प्रतिमा का भी रोक दिया। लेकिन हम धुएं से क्यों जाएंगे? क्योंकि सपने से वो जाग चुके हैं ना, और जागने के पश्चात अब तक जो कल्पना थी वो क्या हो गई, एक घटना में तब्दील हो गई, क्योंकि उस चिलम से क्या होती है, वहाँ आग लग जाती है, और लगने के पश्चात वहाँ पे धुआं हो जाता है। ठीक है, तो कल्पना में देखी हुई तस्वीर ज़रूरी नहीं कि वो हकीकत में भी वैसी ही हो। हम क्या पहाड़ को किसान बना सकते हैं? हम उसे अपना रक्षक मान सकते हैं, क्योंकि वो रक्षा हमारी करता है। अब ठंडियों के मौसम में ही देख लो, ठंडी के मौसम में हिमालय पर्वत की जितनी भी चोटियाँ हैं वो हमारी रक्षा करती हैं ना।
ठंडी को ज़्यादा से ज़्यादा वो रोकती हैं। वो रोकने के पश्चात उत्तर दिशा में वही ना हमारी रक्षा कर रही हैं, पहाड़ की ऊँची ऊँची चोटियाँ। तो ये चोटियाँ हमारी रक्षा करती हैं कि ठंडी हवाएं या ठंडी जैसे जो बारिश की बूंदें होती हैं या बर्फ़, हमारे यहाँ कभी बर्फ़ पड़ती है, शीत पड़ती है लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ती, उस बर्फ़ को रोकने का कार्य वो हिमालय पर्वत ही करता है। इसलिए हम तक वो ठंडी पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाती। तो वो क्या हमारे रक्षक हुए ना। तो इस प्रकार से हम रक्षक कह सकते हैं। वो हमारे लिए आदरणीय हैं क्योंकि उनके द्वारा हमें जड़ी बूटी औषधियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन कभी हम ये कवि की कल्पना है कि उन्होंने एक निर्जीव चीज़ को जीवंत रूप दिया और उसमें कितनी सारी बातें भी बताई कि वो एक किसान है और वो एक ऊंचे चट्टान पर विराजमान है, धूप की शुद्धता, लेकिन जितनी बातें उन्होंने कही है वो कहीं भी गलत तो नहीं है। पहाड़ पूरे दिन धूप को झेलता है, धूप को झेलने के बाद जब शाम होती होगी तो उसे भी आनंद महसूस होता होगा और जब बारिश होती होगी तो वो बहुत ज़्यादा आनंदित होता होगा। तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर था, ये चैप्टर आज एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया है। अब इसमें आप एक्सरसाइज में आपको दो चीज़ आज देख लेनी है। एक्सरसाइज में दो चीज़ ये देखना है कि इसका आप कैसे करोगे। आप कैसे करने से मेरा तात्पर्य है कि सबसे पहले हम जब किसी भी चैप्टर या कविता को लिखते हैं तो लिखने का फॉर्मेट हमारा होता है कि पहली जो आपकी लाइन है, जो आपका पेज का पहला लाइन है, यहाँ आप क्या डालोगे, कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। सबको दिखाई दे रहा है? देखा? इसी प्रकार से आपको लिखना है। मैंने जहाँ रेड पेन का इस्तेमाल किया है, आप वहाँ क्या करेंगे? ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे आप चैप्टर को लिखेंगे और सुंदर सुंदर लिखिएगा। अब इसके बाद अभी तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपको रिवीजन वाइज या नोट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम क्लास में ही अपने फेयर कॉपी में यही लिखेंगे। आपको रफ पे उतार के कॉपी को फिर फेयर नहीं करना है, ये दो काम नहीं किया जाएगा, ठीक है? आपको यही करना है। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको उसे थोड़ा सा सुनना है। अब सुनने में जैसे होता है, सबसे पहले कविता के बाद हम क्या करेंगे? कवि परिचय। कवि परिचय में हमारे कविता के लेखक कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल। अब सर्वेश्वर दयाल का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल था, ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम था विमला देवी। अब इनकी भाषा कैसी थी बच्चों? इन्होंने हमेशा हिंदी भाषा में इन्होंने ज़्यादा कार्य किए हैं और इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया है और उससे सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो साहित्य, जो कविताएं और जो इनके जो लेख हैं वो सभी एक समाज के दृष्टिकोण को बदलने की चेष्टा करते हैं ना। तो जब बदलने वाली क्रिया ऐसी है जहाँ पर हमें उससे कुछ लाभ हो, हम उसके द्वारा कुछ सीखते हैं, तो उसे एक अच्छी चीज़ माना जाता है और इसीलिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसके बाद आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 सितंबर 1983 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में, ठीक है। अब ये हमने क्या जाना, ये कवि का परिचय हो गया। अब कवि के परिचय के बाद जैसे कि शब्दार्थ जो थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। हमने कल भी कुछ शब्दार्थ देखे थे और आज भी, तो हमारे इतने ही शब्दार्थ हैं, इसको आप बारीकी से लिख लेंगे। अगर शब्दार्थ में कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसे पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद जब हम कविता लिखते हैं, अब जैसे पहला पैराग्राफ है कि आकाश का साफा बांधकर, और उसकी अंतिम लाइन क्या है? भेड़ों के गले सा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये होता है संकेत, ठीक है। सबसे पहले कविता में आप क्या लिखोगे? संकेत में कविता का पहला पर्याय, जैसे कि आकाश का साफा, ये आकाश का साफा हो गया, आकाश का साफा हो गया। अब ये साफा होने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? डैश हो गया। अब पैराग्राफ का अंतिम क्या है? गले सा, खाली इतना लिखिए, गले सा। ये गले सा हो गया, ठीक। अब गले सा होने के पश्चात अब मुझे पता है कि बच्चे मुझे कहाँ से कहाँ तक का अर्थ बताने वाले हैं। ये संकेत देता है हमें कि इतनी कविता से यहाँ तक का पैराग्राफ आप मुझे बताने वाले हैं। या इसी प्रकार से जब आपको प्रश्न या पूछे जाते हैं
तो संकेत के माध्यम से कि आप अथवा जब इसमें मैं डालती हूँ, पहले के चैप्टर में मैंने अथवा डाला है, तब आपको होमवर्क जाते थे, अब होमवर्क हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं। तो उन चीज़ों में ये करके जाता था कि अथवा में मैं सेकेंड पैराग्राफ डाल देती हूँ। अब ये जैसे लिखा है, ये क्या हुआ संकेत, तो आपको पूरी कविता लिखने की ज़रूरत है नहीं। आप यहाँ से लिखने के बाद यहाँ डैश के और यहाँ गल्ले सा वो करने के बाद यहाँ पे इसको छोड़ दो, ठीक। अब संकेत के बाद क्या आता है, संदर्भ। करेक्ट। संकेत के बाद आएगा आपका संदर्भ। आया। और हर एक चीज करने के बाद इसे ऐसे अंडरलाइन करना है। हाँ, ये सभी चीजें ब्लैक से होंगी। ब्लैक और ब्लू को जब कॉम्बिनेशन आप रखोगे तो आपको वो चीज़ें प्रश्न और उत्तर कौन सा है वो समझ में आएगा और वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस संदर्भ में हम क्या करेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 है ना, बसंत भाग 2 के अध्याय 8 शाम एक किसान से लिया गया है। इस कविता के लेखक या कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ये क्या हुआ आपका शब्द, ये संदर्भ हुआ। अब ये संदर्भ आपको यहाँ पे लिखना होगा पूरा, ठीक है। संदर्भ के बाद कविता में अक्सर हम देखते हैं हमें प्रसंग पूछा जाता है। प्रसंग का मतलब होता है, ये कविता के बाद आएगा प्रसंग, ठीक। अब प्रसंग में क्या होता है आप बता सकते हो कोई, प्रसंग क्या होता है। प्रसंग में कवि क्या कहना चाहता है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हर एक पैराग्राफ क्या एक ही चीज़ कहता है कविता में, सभी अलग अलग कहते हैं। तो प्रसंग हमें बताता है कि प्रसंग में कवि क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये गद्यांश में हमें नहीं आता लिखने के लिए, गद्यांश में आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या आती है ना। और ये कविता में हम अक्सर देखेंगे तो हमें प्रसंग आएगा। अब प्रसंग का अर्थ यही होता है कि इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता है, तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 1 से 1.5 लाइन का होता है कि कवि क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद तब आपका अंतिम में आता है व्याख्या, और ये आधा ख है, क्या ना, ये आधा ख है। बहुत बच्चों ने इसको थ बना दिया है, काफी बच्चों ने थ बनाया है, तो ये थ नहीं है, वो आधा ख है, व्याख्या है ना। फोटो में ठ लग रहा है, कोई नहीं, तो इसी प्रकार से मैंने घुमाया है। अब घुमाने में यहाँ जब लाइन आ जाएगी तो ये था होगा ना, लाइन तो किसी में भी नहीं आई होगी, लेकिन हो सकता है कि लिखने के दौरान थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ हो, इसलिए उस चीज़ को हम यहाँ क्लियर कर देना है, ठीक है। ये क्या हुआ व्याख्या। अब इसके बाद फिर जो व्याख्या है जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो लॉन्ग में होता है कि बच्चे उसको समझें, लेकिन लिखने के दौरान आपको ये शॉर्ट्स में मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट वाइज होगा जो आप आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब यही आपके 2 पैराग्राफ है, आपका कितना बनने वाला है, कविता का सिर्फ 2 ही पैराग्राफ है ना। तो कविता के 2 पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, जब आपने पहली बार संकेत दे दिया, संकेत आपको हर पैराग्राफ में देना है, ठीक, कि कितने से कितने तक का अर्थ है। लेकिन संदर्भ जब दोबारा लिखने जाओगे तो संदर्भ दोबारा नहीं लिखना है, वहाँ आप क्या लिखोगे, कभी भी जब कविता के कई अंश जब हम लिखते हैं तो हर कविता का संदर्भ थोड़ी बदल जाएगा। लेखक वही है, उसी किताब से है, उसी लेसन से है, तो ये बदलता रहेगा, बदल सकता है। क्या बदलेगा, संकेत, और क्या बदलेगा, और क्या बदलेगा, करेक्ट, संकेत, प्रसंग और व्याख्या, ये 3 चीज़ें बदलती रहेंगी हर एक पैराग्राफ के साथ, लेकिन ये बदलता नहीं है। इसलिए सेकंड के आपके कॉपी में भी आपको ये चीज़ मिली होगी, मैंने यही लिखा हुआ है। पूर्व का मतलब यही होता है कि जो पहले था वही अभी भी है। तो अब आपको ये लेसन कैसे लिखना है कविता, ये सबको प्रॉपर याद रहेगा। कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट, क्लियर है चैप्टर हमारा कंप्लीट। तो फिर कल इसकी एक्सरसाइज लीजिए। तो एक्सरसाइज यहाँ लिखा है या फिर आपको बोल दें आप लोग लिख लोगे, वो बताओ। बोल दीजिए,
सब लिख लेंगे? अगर लिख लेते हो तो भी ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो मेरे नोट्स जैसे मिलते हैं वैसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है? ठीक है, तो कल इसकी एक्सरसाइज बच्चों होगी, इसलिए आज ये चैप्टर अभी हमारा ख़त्म हो रहा है। कुछ और डाउट्स होंगे तो आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है? और कुछ पूछना है? नहीं? ख़त्म करें? ठीक है, तो फिर अभी के लिए आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज को कैसे लिखना है एटलीस्ट वो क्लियर हो गया है, और हमारा एक्सप्लेनेशन आज का लेसन का कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब पार्ट 2 हमारा फिनिश। पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 को देखा था, लेखक के बारे में जाना था, और पार्ट 2 में हमने क्या जाना है, दोनों चैप्टर को यानी दोनों पैराग्राफ को दोबारा समझा है और हमें कैसे लिखना है वो जाना है, ठीक है? और ये सबसे पहले में क्या आएगा, कवि परिचय। ये सभी को याद है ना? कवि परिचय में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अगर आप अपने मन से करो लिखेंगे तो आप बड़ा ही लिखोगे। मैंने शॉर्ट्स में आपको कवि का परिचय दिया है जो आपको याद है। महत्वपूर्ण होता है कि कवि का जन्म कब हुआ था, माता पिता की जानकारी थोड़ी सी ज़रूरी होती है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो किस भाषा में थे, और कोई पुरस्कार जैसे उन्हें मिला है, सम्मानित किए गए हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ें लेखक के बारे में होती हैं। आगे आप जब अगली क्लास में जब आप जाते हो तो उसके बारे में और लंबे से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये शुरुआत है। अभी से अगर आप इन चीज़ों की आदत डालोगे, अब आगे 12th तक में बच्चों को इसी प्रकार से लिखना है हिंदी को। तो इसलिए मैंने क्लास 6 से ही ये चीज़ें डाली हुई हैं, तो आपको आसानी रहे कि आप जानो कि आगे आगे हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो उसमें डाउट नहीं रहे। अभी से शुरू करोगे तो अभी कुछ गलतियाँ होंगी, लेकिन जब करते करते जाओगे तो इसकी आदत होगी, आदत हो जाएगी ना, तो उसी हिसाब से हमें चलना है, ठीक है? ओके, थैंक यू।